Hi, welcome to the open crash course of CET Political Science. So this is our part B of the lecture 2. ठीक है, लेक्चर 1 हमने कंप्लीट किया, उसको आपका ह्यूज रिस्पांस मिला। इसका भी पार्ट ए मैंने अपलोड किया, इसको भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छे कमेंट्स फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और लगभग अभी मैं रात के 11 बज रहे हैं, ठीक है, और मैं ये रिकॉर्ड करने बैठ रहा हूँ। तो आप में भी वो इतने पेशेंस होने चाहिए कि आप अच्छे से 2 ढाई घंटे के जो भी लेक्चर्स है वो करें। क्योंकि मैं जब जेएनयू में था उसके पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी था फॉर टाइम बीइंग। बाद में जब मैं शिफ्ट हुआ, जब जेएनयू में मुझे एडमिशन मिला, उसका जब रिजल्ट लगा, तो सब जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, 2 घंटे के तो मिनिमम लेक्चर्स होते हैं। तो उतना पेशेंस आपके अंदर चाहिए, उतनी कंसिस्टेंसी, उतनी डिसिप्लिन आपके अंदर चाहिए, अ, उतना अटेंशन, उतना फोकस भी आपका अच्छा चाहिए। तो ये सॉर्ट ऑफ उसकी प्रैक्टिस जैसा देखो उसको। और मुझे भी जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, ताकि मैं भी फिर फुल फ्लेज्ड मेरा यूपीएससी का प्रिपरेशन में लग जाऊँ। तो लेट्स स्टार्ट विद दी टुडे सेशन। आज हम बहुत कुछ कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। आपका रियलिज्म कंप्लीट हो जाएगा, आइडियलिज्म लिबरलिज्म कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कोल्ड वॉर का पॉलिटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, इंडिया यूएस, इंडिया पाक रिलेशंस अच्छे से कंप्लीट करेंगे, यूएन का पूरा कुछ नहीं, मतलब इस क्रैश कोर्स के बाहर का कुछ नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं आ रहा आपके एग्जाम में, ठीक है। 25 क्वेश्चंस ऊट पटांग अगर छोड़े तो कुछ नहीं आ रहा इस क्रैश कोर्स के बाहर का। बस इसको अच्छे से करना है, बार बार देखना है, अगर कंफ्यूजन हो उसको रिवाइज करना है, एग्जाम के पहले फिर एक बार देख लीजिए पूरा क्रैश कोर्स। लेकिन इसको बहुत अच्छे से करिए, इसके बाहर का कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी बहुत सारा कुछ कुछ आज करेंगे। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के भी सारे अप्रोचेस आज अच्छे से करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह ये भी सब हो जाएगा, ठीक है। इसी मतलब लेक्चर 2 का मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके अपलोड कर सकता हूँ, मतलब वो करूंगा, क्योंकि बहुत लंबे हो जाएंगे तो फिर वो करना पड़ेगा। अदरवाइज इस लेक्चर 2 में बहुत कुछ कंप्लीट होने वाला है आपका। तो लेट स्टार्ट। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडर्न अप्रोचेस टू कंपेरेटिव पॉलिटिक्स? ठीक है, आपको बताना है कि कौन से मॉडर्न अप्रोचेस है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के। और इसके बाद ये सारे अप्रोचेस हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बाद। बिहेवियरल अप्रोच पूरा करेंगे, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पूरा करेंगे, सिस्टम अप्रोच पूरा करेंगे, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोचेस कौन से है? ऑल ऑफ द अबव सारे हैं, ठीक है। और कौन से ट्रेडिशनल अप्रोचेस कौन से है, कोई बता सकता है कमेंट में? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, लीगल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, फिलोसॉफिकल अप्रोच। सो दीज आर ऑल सॉर्ट ऑफ नॉर्मेटिव, या मतलब उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस, ठीक है। और ये सब इनको बोलते हैं हम मॉडर्न अप्रोचेस। तो एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मॉडर्न अप्रोचेस मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक शिफ्ट आया। पहले लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस थे, मतलब लीगल इन द सेंस या इंस्टीट्यूशन, मतलब इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस, पॉलिटिकल पार्टी एज इंस्टीट्यूशन, स्टेट एज इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी एज इंस्टीट्यूशन, इनका स्टडी करते थे, ठीक है। और बाद में फिर बिहेवियर, मतलब उस इंस्टीट्यूशन में कौन है, एट द एंड ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। या वोटिंग पैटर्न कैसा होता है, लोग कैसे वोट करते हैं, क्या करते हैं, तो ये सब बात का जो फोकस रहा है वो पूरा बिहेवियर के ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब इंपेरिकल डाटा, ठीक है। फिर उसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आया आलमंड पॉवेल का। उसके पहले सिस्टम अप्रोच आया था, सिस्टम अप्रोच के ऊपर बिल्ड किया है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ने, ठीक है। तो एक सिस्टम होती है, उसकी एक एनवायरनमेंट होती है, कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ आउटपुट्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे से हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल मतलब मॉडर्न अप्रोचेस, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति में मतलब पारंपरिक अप्रोचेस जो भी थे, कानूनी या संस्थागत अप्रोच, फिर बाद में शिफ्ट होके आधुनिक अप्रोच आए, ठीक है। तो ये सब इनको हम व्यवहारवादी या संरचनात्मक, कार्यात्मक या व्यवस्था उपगम ये सब बोलते हैं, ठीक है। So let's now see first the behavioral approach. ठीक है, तो behavioral approach है क्या, मतलब इसका मेजर जो ऐसे हो रहा था ना कि इसका अगर हम ओरिजिन देखें या उसका कॉन्टेक्स्ट देखें, तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस या वो शिकागो स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वहाँ पे जाना पड़ेगा, शिकागो यूनिवर्सिटी में जो भी उस टाइम के सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उनका मेजर कंसर्न ये था कि पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल फिलोसफी बहुत वेग हो रही है, व्हाट आउट टू बी, नॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और इम्पेरिकल थोड़ा बहुत अवॉइड हो रहा है, उसको डाटा या ये सब नहीं मतलब हो रहा है। तो वो चाहते थे पॉलिटिकल साइंस को एज अ प्योर साइंस बनाना, ठीक है, लाइक फिजिक्स और बायोलॉजी। सो दे वांटेड टू यूज अ साइंटिफिक मेथड्स इनटू स्टडिंग पॉलिटिकल साइंसेस। सो एक सिस्टमेटिक स्टडी हो, और वो सिस्टमेटिक स्टडी किसका हो, इंडिविजुअल्स का या ग्रुप बिहेवियर का हो, rather देन जस्ट फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। तो थोड़ा और वाइडन किया जाए स्कोप। तो इस तरीके से मतलब नॉट जस्ट लेजिस्लेचर या कॉन्स्टिट्यूशंस एक्सेट्रा। सो
मतलब पूरा पीपल्स को लेके आए और पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया पॉलिटिकल साइंस इनटू प्योर साइंस। ठीक है, अलग अलग साइंटिफिक मेथड से यूज किया, सर्वे सर्वे करना, फिर डाटा कलेक्ट करना, ये सब वहाँ पे आया। ठीक है, तो फोकस जो था वो स्टेट गवर्नमेंट से हटके, मतलब हटा नहीं, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेसेस, पॉलिटिकल बिहेवियर के ऊपर, व्हाई पीपल वोट, हाउ लीडर्स मेक डिसीजंस, सो इसके तरफ उसका पूरा फोकस चेंज हो गया। ठीक है, तो इसकी मेथोडोलॉजी जो थी वो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, क्वांटिफिकेशन, स्टैटिस्टिक्स, डाटा, सिस्टमेटिक कलेक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स, इन सब के ऊपर बिहेवियरल अप्रोच का फोकस हमें दिखता है। तो ये शिकागो स्कूल, ठीक है, ये है चार्ल्स मैरियम। तो वहाँ पे 1920s 30s में एक सॉर्ट ऑफ इसको रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन को और रिगरस और डाटा ड्राइवन, मतलब जैसे कि साइंस जैसा हो पूरा, इस तरीके से इन्होंने एम किया था। तो इसमें चार्ल्स मैरियम, इनको फाउंडर, इंटेलेक्चुअल गॉडफादर ऑफ बिहेवियरल अप्रोच बोला जाता है। उनका न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स ये भी बहुत फेमस उस टाइम का की टेक्स्ट माना जाता है। ग्राहम वेलाज है, ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स इनका बुक है। सो पॉलिटिक्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजी नॉट जस्ट लॉजिक, इस तरीके से वो बात करते हैं। आर्थर बेंटले है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इनका बुक है। दे उन्होंने ग्रुप थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया और इंटरेस्ट ग्रुप्स के स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस किया। उसके उसका सिग्निफिकेंस मतलब क्या था कि एक मतलब एक ह्यूमन बिहेवियर को, और जब ह्यूमन बिहेवियर की हम बात करेंगे तो ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है, डायनामिक्स होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हमें इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। तो इस तरीके से उसका स्टडी किया जा रहा था। ठीक है, तो की फीचर्स क्या क्या है? पहली बात है एम्पिरिकल है और पॉजिटिविस्ट है। पॉजिटिविस्ट इन द सेंस कि क्या हम सेंस कर सकते हैं, क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब क्या हम मेजर कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, वैल्यू और फैक्ट का सेपरेशन, मतलब वैल्यूज में नहीं जाना है, मतलब बस फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा, व्हाट इज वैल्यूज, मतलब व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, आइडियलिस्टिक यूटोपियन बातें होती है। तो इस तरीके से वो नहीं चाहिए, बस क्या है बस उसको डिस्क्राइब करो, खुद का ओपिनियन मत दो उसमें। ठीक है, इस तरीके से। और मतलब वैल्यू न्यूट्रल होने के लिए एम कर रहे थे। तो एक इंटरडिसिप्लिनरी फोकस भी दिलता है, क्योंकि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, यहाँ से अलग अलग सब्जेक्ट से जो जो कुछ कुछ चीज़ें थी वो बोरो की। ठीक है, साइंटिफिकली टेस्टेबल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है कि आपके मन में एक हंच होता है, क्यूरी होती है, और उस क्यूरी के साथ आप जाते हो ग्राउंड पे और उसको टेस्ट करते हो, वो सच हो या नहीं हो वो अलग बात है। ठीक है, तो उस तरीके से, और इंडिविजुअल सेंट्रिक, इंडिविजुअल एज एक्टर नॉट अ स्टेट, तो इस तरीके से इसका पूरा फोकस था। फिर डेविड ईस्टन आए, उन्होंने फिर उसके एक सॉर्ट ऑफ 8 फाउंडेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बताए बिहेवियरलिज्म के। ठीक है, तो एक होता है रेगुलरिटीज, फिर होता है वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना चाहिए जो भी नॉलेज है, वो जो भी इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन के साथ, एविडेंस के साथ हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। अलग अलग टेक्निक्स, सोफिस्टिकेटेड टूल्स, सर्वे, सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू एक्वायर एंड इंटरप्रेट डाटा, देन क्वांटिफिकेशन ऑफ दैट डाटा व्हाट वी हैव कलेक्टेड। ठीक है, तो डाटा शुड बी मेजर्ड, एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, मैथमेटिकल प्रिसीजन होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, वैल्यूज स्ट्रिक्ट सेपरेशन करना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल ही वैल्यूज, वैल्यू न्यूट्रल होना है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से। देन सिस्टमाइजेशन, रिसर्च शुड बी सिस्टमैटिक, थियरी एंड रिसर्च मस्ट गो इन हैंड इन हैंड। देन प्योर साइंस, ठीक है, गोल इज टू प्रोड्यूस अ थ्योरेटिकल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, नॉट नेसेसरली टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। इस तरीके से। और देन इंटीग्रेशन, अलग अलग डिसिप्लिन्स को, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसको इंटीग्रेट करना, ये एम था। ये अलग अलग 8 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। ठीक है, लेकिन बाद में हो क्या रहा था कि जब हम बिहेवियरलिज्म की बात की, और वो जो पूरा फैक्ट वैल्यू डाइकोटोमी, उसको पूरा सेपरेट करना है, इन सब चक्कर में हो ये रहा था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हमारे दुनिया में। पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वॉर्स हो रहे हैं, या मतलब, तो इतना वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकते ना, फिर डिस्क्राइब कैसे करेंगे, मतलब जो भी हम लिख रहे हैं क्या वो सोसाइटी के काम का भी कुछ है, मतलब। तो इस तरीके से फिर डिबेट होने लगे कि ऐसे ह्यूमन से वैल्यूज को, उसके प्रिंसिपल्स को अलग नहीं किया जा सकता है। तो मतलब अदरवाइज वो बहुत ही वेग होता जाएगा और वो सुपरफिशियल होगा, और सोसाइटी के लिए कोई काम का नहीं रहेगा वो, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम लेके आ रहे हैं। तो उसको फिर ठीक करने के लिए, उसका जो गैप था वो फिल करने के लिए, तो रिवोल्यूशन विद इन रिवोल्यूशन बोला जाता है, मतलब रिवोल्यूशन तो बिहेवियरलिज्म बोला जाता है, विद इन रिवोल्यूशन अगेन मतलब सॉर्ट ऑफ। तो जो भी हम लिख रहे हैं उसको एक सोशल पर्पस होना चाहिए, और उस सोशल पर्पस मतलब जो भी हम कुछ एक्शन कर रहे हैं तो सोसाइटी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहिए, और रिलेवेंस होना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं। तो बिहेवियरलिज्म जो था वो एक्शन पे ऊपर फोकस नहीं कर रहा था, वो बस बोल रहा था कि क्या है वो डिस्क्राइब करो, जो भी इंपेरिकल डाटा है वो लेके आओ और उसको बस डिस्क्राइब करो। वो यहाँ पे एक्शन के ऊपर फोकस है कि भाई जस्ट डिस्क्राइब नहीं करना है, एक्ट भी करना है, एज अ रिसर्चर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। तो
जो बिहेवियरलिस्ट थे वो दे वर सो obsessed विद टेक्निक्स की बस प्योर टेक्निक होनी चाहिए एकदम, डाटा लेके आना है, क्वांटिफाई करना है, जो सर्वेज जो भी मेथड्स है उसका पूरा हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, ये सब मेथोडोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था। लेकिन इस मेथोडोलॉजी के चक्कर में सोशल साइंसेस का क्या होता है, एक कोई पर्पस होता है, एक एम होता है, वही भूल रहे थे हम। ठीक है, तो एक मतलब ब्रूट रियलिटी को हम सॉर्ट ऑफ इग्नोर कर रहे थे उस टाइम पे। इस इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो लेट 1960s 70s, सब वियतनाम वॉर, रेशियल राइट्स हो रहे थे, न्यूक्लियर थ्रेट्स, अलग अलग नेशंस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अप्रोच कर रहे थे, डिसआर्मामेंट का वगैरह भी डिबेट चल रहा था। तो इन सब चक्कर में कोल्ड वॉर का पूरा कॉन्टेक्स्ट, तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में फिर प्योर साइंस से अप्लाइड साइंस की तरफ और वैल्यू न्यूट्रलिटी से वैल्यू का इंक्लूजन, इसकी तरफ बिहेवियरल साइंस हमें लेके जाता है। ठीक है, जिसको हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म साइंस बोलते हैं, वो हमें लेके जाता है उस तरफ। तो इसका फ्यूचर क्या है, फिर उन्होंने पॉजिटिविज्म का थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया कि बोला कि रिजिड स्टेटस क्यों, मतलब या मतलब स्टेटस क्यों की तरफ बायस दिखता है बिहेवियरलिज्म का, और मतलब वैल्यूज को तो ऐड करना ही पड़ेगा, मतलब एकदम पॉजिटिविस्ट, मतलब एकदम इम्पेरिस्ट नहीं हो सकते हैं, और फैक्ट वैल्यू का सिंथेसिस करना है, मतलब उसकी डायकोटोमी नहीं चाहिए कि एब्सोल्यूट मतलब वैल्यू न्यूट्रल रहना, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वैल्यू न्यूट्रल एकदम नहीं जा सकता है, क्योंकि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे अंदर कुछ वैल्यूज है, हमारे कुछ स्टैंड्स है। बस उसको ओपनली आप मतलब बता दो कि हाँ भाई मैं इस वैल्यूज के साथ, इस प्रिंसिपल के साथ खड़ा रहता हूँ। तो इस तरीके से फिर रिसर्च में उसको एक्नॉलेज करो। तो फिर कॉन्टेक्चुअल एंड पॉलिसी रिलेवेंस, जो भी रिसर्च जो है वो एक्चुअल जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। एक होलिस्टिक अप्रोच की बात कर दी। ठीक है, और इट्स बेटर टू बी वेग देन इररिलेवेंट। वेग होगा ठीक है भाई चलेगा, लेकिन इररिलेवेंट नहीं होना है। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है वो एड्रेस करना है। तो इस तरीके से पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच हमें दिखता है। तो इसमें भी फिर डेविड स्टर्न का ही सबसे ज्यादा योगदान था इसमें। ही गिव द क्रीडो ऑफ रिलेवेंस, मतलब उसका पूरा सिस्टम को एक सॉर्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ाने में। तो सब्सटेंस ओवर टेक्निक्स, सब्सटेंस मतलब उसका इसेंस, जस्ट मींस एज ए मींस नहीं देखना है, या जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स पे फोकस नहीं करना है, उससे हम अचीव क्या कर रहे हैं, उससे हम आउटकम क्या आ रहा है। तो इस तरीके से सब्सटेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। चेंज ओरिएंटेशन, मतलब जस्ट डिस्क्राइब नहीं करना है। जस्ट डिस्क्राइब करोगे मतलब क्या होगा कि मतलब ऐसे नहीं बोला जा सकता कि इस दुनिया का नुकसान जो अच्छे लोग हैं वो चुपचाप बैठे हैं, इसलिए ज्यादा हो रहा है, बुरे लोगों के कारण नहीं। तो जो भी बुराई हो रही है उसको बस डिस्क्राइब करने से कुछ नहीं होगा। वॉर, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस सबको बस डिस्क्राइब करने से कुछ नहीं होगा ना, उसको उसको चेंज भी तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर आपके वैल्यूज वगैरह ये सब आइडियोलॉजीज ये सब जरूरी है। ठीक है, तो जो भी रियलिटी है उसको एड्रेस करना भी जरूरी है, मतलब जो भी क्राइसिस चल रहा है, और फैक्ट वैल्यू दोनों दोनों भी जरूरी है। तो साइंस कैन नॉट बी वैल्यू न्यूट्रल, वैल्यूज आर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड नॉलेज। तो इस तरीके से दोनों को क्लब करना बहुत जरूरी है। और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, मतलब इंटेलेक्चुअल्स की ड्यूटी है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के जो भी वैल्यूज है उसको प्रोटेक्ट करके रखे। अगर आप लोग न्यूज़पेपर्स फॉलो करते हो तो अभी जो भी गाजा का चल रहा था, इसराइल गाजा है, या जो भी अलग अलग इश्यूज चल रहे हैं, ट्रम्प जो भी कर रहे हैं, तो अलग अलग, जैसे प्रताप भानु मेहता हो, सुहास पलशिकर हो, योगेंद्र यादव हो, तो ये कुछ इंटेलेक्चुअल्स है जो लिखते रहते हैं, एक पब्लिक ओपिनियन को शेप कर रहे होते हैं। तो ये इनका काम है इंटेलेक्चुअल्स का कि वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करे, वैल्यूज को शेप करे। ठीक है, तो इस तरीके से एक्शन ओरिएंटेशन, नॉलेज मस्ट लीड टू एक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से, और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोफेशन, सो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कैन नॉट रिमेन आइवरी टॉवर एकेडमिक्स, दे मस्ट बी द एक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। जैसे कार्ल मार्क्स ने भी कहा था ना कि मतलब जस्ट वर्ल्ड को इंटरप्रेट करना फिलोसोफर्स का काम नहीं है ना, मतलब उनका काम है कि उसको वर्ल्ड को चेंज करना है। तो इस तरीके से हमें ये पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच फिर से वैल्यूज को लेके आता है, एक्शन को लेके आता है। ठीक है, तो कंपेयर करें तो बिहेवियरलिज्म्स का टेक्निक्स मेथड्स के ऊपर ज्यादा फोकस था, पोस्ट बिहेवियरलिस्ट का सब्सटेंस रिलेवेंस के ऊपर ज्यादा फोकस है। गोल इनका जो प्योर साइंस बनना है, इनको मतलब उस तरीके से अचीव करना है, जो कुछ चीजें प्रेडिक्ट करनी है, या उस तरीके से जस्ट नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। लेकिन पोस्ट बिहेवियरलिस्ट का अप्लाइड साइंस, नॉलेज फॉर एक्शन, कुछ एक्शन लेके आना है, कुछ चेंज लेके आना है, हमारा कुछ दायित्व बनता है सोसाइटी के लिए। देन यहाँ पे वैल्यू न्यूट्रल, फैक्ट वैल्यू सेपरेशन की बात हो रही है, फैक्ट वैल्यू डाइकोटोमी की बात हो रही है। लेकिन पोस्ट बिहेवियरलिज्म में वैल्यू लेडन, मतलब फैक्ट वैल्यू दोनों का सिंथेसिस की बात हो रही है। देन ओरिएंटेशन यहाँ पे स्टेटस को स्टेबिलिटी मेंटेन करना, और पोस्ट बिहेवियरलिज्म में सोशल चेंज, रिफॉर्म लेके आना है, जो भी पॉवर्टी है, वॉर चल रहे हैं, इनइक्वालिटी है, इन सब में। ठीक है, तो प्रिसीजन और रिलेवेंस यहाँ पे, और यहाँ पे रिलेवेंस और प्रिसीजन, तो रिलेवेंट होना है। ठीक है, सोसाइटी के कुछ काम में आना चाहिए जो भी हम नॉलेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस डिबेट को देखा जा सकता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू फैक्ट्स पे आईक्यूज देखते हैं बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म के ऊपर। So who wrote New Aspects of Politics? चार्ल्स मेरियम, उनको फाउंडर ऑफ बिहेवियरल अप्रोच भी कहा जाता है। Who wrote Human Nature in Politics? ग्राहम वेलर्स।
देन प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसका है, आर्थर बेंटले का। देन हु पॉपुलराइज द टर्म बिहेवियरलिज्म, डेविड स्टन, इनका बहुत बड़ा योगदान है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म में भी इनका ही योगदान है। फिर बाद में सिस्टम अप्रोच में भी डेविड स्टन नाम बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो क्या क्या फीचर्स है बिहेवियरलिज्म के, रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन, टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज को पूरा सेपरेट करना है, देन सिस्टमाइजेशन, प्योर साइंस, इंटीग्रेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन फीचर्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या क्या आएगा, सब्सटेंस, चेंज, एक्शन, रियलिटी को भी एक्सप्लेन, बस एक्सप्लेन करने से काम नहीं चलेगा, उसको मतलब जो ब्रूट रियलिटी है उसको चेंज भी करना है। फैक्ट वैल्यू का सिंथेसिस, ह्यूमन वैल्यूज, एक्शन, पोलिटिसाइजेशन ऑफ ऑल दिस इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है। सो मॉडर्न अप्रोचेस क्या क्या है, बिहेवियरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ये सब मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोचेस में क्या क्या मैं बताता था, हिस्टोरिकल अप्रोच हो, लीगल अप्रोच हो, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो, ये सब ट्रेडिशनल मतलब पुराने अप्रोचेस है। ठीक है। So now let's see system approach. What we are going to do is now in short, later if possible I will upload another one video of one shot complete comparative politics. वहाँ पे system approach बहुत ज़्यादा डेप्थ में देखेंगे। यहाँ पे भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा, कोई इशू नहीं है वैसे। तो सिस्टम अप्रोच, सिस्टम क्या होता है मतलब अपनी बॉडी को जब हम बोलते हैं कि एक एक बायोलॉजिकली एक सिस्टम है, ठीक है, हम कुछ खाते हैं, फिर यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है हमारे माउथ में, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में और कुछ अच्छा सा प्रोसेस होता है, फिर वो बाहर निकलता है। तो पूरा बॉडी उसको एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहा है ना, एक इनपुट है कुछ आउटपुट है। तो इस तरीके से सोसाइटी में भी मतलब अगर हम देखें या इन जनरल हम बायोलॉजी में भी देखें तो सनरे से आ रहा है तो फिर वो प्लांट, फिर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो अपना फूड प्रोड्यूस कर रहा है, या वो बाहर फिर ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहा है। तो उस तरीके से एक एक सिस्टमेटिक तरीके से सोसाइटी को देखना है, एक बायोलॉजी और साइबरनेटिक्स से बोरो किया है इन्होंने। तो यहाँ पे क्या है कि डेविड स्टन इसके बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर माने जाते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे इसको मतलब जो पूरा स्टेट है ना वो ऐसे रन करता है, मतलब कुछ डिमांड्स होते हैं लोग जो हम डिमांड रखते हैं कि हमें अच्छा एजुकेशन चाहिए, हमें अच्छा हेल्थ चाहिए, भाई एनवायरनमेंट सही चाहिए, पोल्यूशन को कंट्रोल में रख दो, ये सब हम कुछ डिमांड्स रखते हैं स्टेट की तरफ। स्टेट कुछ डिसीजन लेता है, फिर वो लॉ लॉ लेके आता है, कुछ पॉलिसीज लेके आता है, कुछ स्कीम्स लेके आता है। तो इस तरीके से उसके ऊपर प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से एक इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट निकलता है। तो इस तरीके से ये सिस्टम अप्रोच स्टडी करता है पॉलिटिकल साइंस का। तो डेविड स्टन ने बोला था कि पॉलिटिकल सिस्टम एज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। तो ये कुछ वैल्यूज मतलब जो भी वो अलोकेट कर रहा है, कुछ गुड्स अलोकेट कर रहा है, कुछ पॉलिसीज लेके आ रहा है, कुछ बजट सही से कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इन सबको बोला जाता है ये। तो इस तरीके से वैल्यूज बोला जा रहा है। ठीक है। तो एक जो प्रोसेस जो हो रहा है ना उसको एक ब्लैक बॉक्स मॉडल बोला जाता है। तो एक एनवायरमेंट है, एक सोशल इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट है पॉलिटिकल सिस्टम के अराउंड, एक एनवायरमेंट होता है। देन इनपुट्स होते हैं, कुछ इनपुट्स डिमांड्स एंड सपोर्ट्स होते हैं। डिमांड्स मतलब हम जो स्टेट को डिमांड करते हैं ना, हमें ये चाहिए, हमें वेजेस चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए। तो फिर वुमेन सेफ्टी के लिए प्रोटेस्ट हुए, फिर पोश एक्ट लेके आए। तो ऐसे अलग अलग डिमांड्स हम रखते हैं। फिर सपोर्ट भी करते हैं, मतलब जो अगर स्टेट की कोई पॉलिसी आज चले गया, जैसे नरेगा हो, या जैसे राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, कुछ अच्छी अच्छी पॉलिसीज जो होती है जिसको हम सपोर्ट करते हैं, फीडबैक देते हैं। ठीक है। तो उस तरीके से ऑबिडेंस टू, फिर सपोर्ट इन द सेंस, फिर जो अगर अच्छे लॉज स्टेट लेके आए जो हमने डिमांड किए थे, तो उस तरीके से लॉज को हम ऑबे करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं। तो इस तरीके से डिमांड्स और सपोर्ट्स होता है, ये एज ए इनपुट्स काम करते हैं। और फिर उसके ऊपर कन्वर्जन होता है ब्लैक बॉक्स में, कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। और आउटपुट्स क्या होते हैं, जो स्टेट के डिसीजंस होते हैं, जो स्टेट के एक्शंस होते हैं, पब्लिक पॉलिसीज होती है, लॉज होते हैं। ठीक है। तो एक फीडबैक लूप है, तो पब्लिक रिएक्शन टू आउटपुट्स विच शेप्स फ्यूचर इनपुट्स। तो जो भी फीडबैक देंगे उसके फिर और चेंजेस होंगे। तो एक डायनामिक, ओपन, एडेप्टिव एंड साइक्लिकली पूरा प्रोसेस चलता है। इस तरीके से सिस्टम अप्रोच बोलता है। ठीक है। तो ये डिमांड्स, इनपुट्स यहाँ से जाते हैं, यहाँ से डिसीजंस है, उनके एक्शंस बाहर निकलते हैं, फिर इस डिसीजंस के ऊपर हम फिर से फीडबैक देते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत ये सिस्टम अप्रोच चलता है। पूरा एनवायरनमेंट भी होता है, इसकी एक बाउंड्री भी होती है। ठीक है। ये भी याद रखना है। फिर उसी के ऊपर उसमें कुछ कुछ लैक्यूनास थे, तो उसी के ऊपर फिर बिल्डअप किया है आलमंड और पॉवेल ने। तो मतलब एवरी पॉलिटिकल सिस्टम हैज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जैसे पार्टीज हो, कोड्स हो, एंड दैट स्ट्रक्चर आल्सो परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। तो यहाँ पे कुछ इनपुट फंक्शंस मतलब उन्होंने बस ब्रॉडली बोला था, ये और स्पेसिफिक में लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो जैसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, रिक्रूटमेंट हो, ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, प्रेशर ग्रुप्स वहाँ पे आते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स वहाँ पे आते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो ये कुछ कुछ काम होते हैं। या आउटपुट में भी रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन, या फिर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, इनके अलग अलग काम हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इसको और बिल्डअप किया गया है। अगर अच्छे से हम देखें तो फैमिली होती है,
एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का काम करते हैं, या पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट का काम पॉलिटिकल पार्टीज करती है। मास मीडिया होता है जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का काम करता है। प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो सारे इंटरेस्ट को एग्रीगेट करने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से। और उसके ऊपर फिर क्या होता है, रूल मेकिंग होता है, रूल एग्जीक्यूशन होता है, रूल एडजुडिकेशन होता है। लेजिस्लेटिव है, रूल मेकिंग का काम करती है, रूल एग्जीक्यूटिव का काम एग्जीक्यूटिव करते हैं, और रूल एडजुडिकेशन का काम जुडिशरी वगैरह ये सब करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे आउटपुट्स है, ये सारे इनपुट्स है। एक इस यहाँ से जो भी आउटपुट आ रहे हैं उसके ऊपर हम फीडबैक देते हैं गवर्नमेंट को कि भाई हमें अच्छा लगा तो हम सपोर्ट करते हैं, ऑबे करते हैं, हमें बुरा लगा तो हम फिर जैसे प्रोटेस्ट, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ या कुछ हुआ तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये पूरा एनवायरमेंट होता है, एक बॉर्डर होता है। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चरल फंक्शन, मतलब हर एक स्ट्रक्चर है और उसका एक फंक्शंस है। जैसे फैमिली एक स्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक स्ट्रक्चर हो गया, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप एक स्ट्रक्चर हो गया, पॉलिटिकल पार्टी एक स्ट्रक्चर हो गया, मास मीडिया एक स्ट्रक्चर हो गया। और उनके अलग अलग फंक्शंस भी है जो मतलब एकदम स्पेसिफाई किया हुआ है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर भी। सिस्टम अप्रोच इज एसोसिएटेड विद डेविड ईस्टन। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ जनरल सिस्टम थ्योरी। तो ये लुडविग इनका था जनरल सिस्टम थ्योरी। ठीक है, बाद में ईस्टन ने उसको डेवलप किया है अच्छे से। हु सेड दैट पॉलिटिकल सिस्टम इज कंसर्न विद अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। ये लगभग अलग अलग एग्जाम में बहुत बार आया है, डेविड ईस्टन का ये डेफिनेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट फंक्शन। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक इनपुट फंक्शन है, तो और अदर भी ऑप्शन होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। Which one of the following has been identified as an output function? तो rule making, adjudication, implementation, execution. ठीक है, who has developed a system analysis? डेविड स्टम। who of the following are modern approaches? तो behavioral approach, structural functional approach, system approach, ये सब modern approaches में आते हैं। ठीक है, तो who is the father of system approach? डेविड स्टन। जनरल सिस्टम थ्योरी, ये सब कुछ कुछ क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। ठीक है, सो डेविड स्टन का पॉलिटिकल सिस्टम बुक कब पब्लिश हुआ था? 1953 में। टू मेन कंसेप्ट्स ऑफ डेविड स्टन, इनपुट्स एंड आउटपुट्स, वैल्यूज आर अथॉरिटेटिवली एलोकेटेड। ये सब फिर से आता है अलग अलग एग्जाम में, मतलब डिसीजंस जो भी होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। विच इज एन इनपुट फंक्शन। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए यहाँ पे। ठीक है, सो इनपुट फंक्शन में क्या क्या आता है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये सब आता है। ठीक है, आउटपुट फंक्शन में रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन आता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कौन लेके आया? गैब्रियल अल्मंड, पॉवेल। हु इंस्पायर्ड गैब्रियल अल्मंड? मैक्स वेबर एंड टॉलकट पार्सन, इन्होंने इंस्पायर किया था। ठीक है, मेजर डिफरेंस क्या है ईस्टर्न एंड आलमंड के जो मॉडल्स है उसमें? ईस्टर्न का जो मॉडल था उसमें फीडबैक की इतनी बात नहीं की है, जो कि बाद में मतलब आलमंड ने स्ट्रक्चरल मॉडल में की है। So who among the following define politics as authoritative allocation of values? देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका आंसर है डेविड ईस्टन। ठीक है, तो पायोनियर ऑफ बिहेवियरल रिवोल्यूशन, सिस्टम थ्योरी, और उनका जो डिफाइनेशन है वो बोलता है कि आउटपुट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम आर बाइंडिंग ऑन द सिटीजंस। तो अथॉरिटेटिव एलोकेशन हो रहा है। ठीक है, एक अथॉरिटी है स्टेट के पास। लासवेल ने पॉलिटिक्स को डिफाइन किया था, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब देखते हैं सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट इज एसोसिएटेड विद कौटिल्य, आर एस शर्मा, जेपी नारायण, एम एन रॉय। बहुत इजी है। ठीक है, तो इसका आंसर है कौटिल्य। तो अच्छे से इसके बाद कौटिल्य देख लेंगे हम। तो एंशिएंट जो अर्थशास्त्र बुक है उसमें सप्तांगा थ्योरी दी हुई है, थ्योरी ऑफ सेवन लिम्स, जो स्टेट के अलग अलग लिम्स बोलते हैं हम, ऑर्गन्स जिसको बोला जा सकता है। एक स्वामी होता है, किंग, अमात्या, जनपद जिसको टेरिटरी, पॉपुलेशन बोला जाता है, दुर्ग, फोर्ट, कोशा, ट्रेजरी, दंड, आर्मी एंड मित्र आलय। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेपी नारायण तो एक सर्वोदय लीडर थे, एम एन रॉय के रेडिकल ह्यूमैनिस्ट थे। सो लेट्स सी कौटिल्य। सो मास्टर ऑफ स्टेट क्राफ्ट। ठीक है, 350 275, मतलब इतना टाइम पीरियड जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत लगभग 2300 ईयर्स एगो। तो 4th सेंचुरी BC, तक्षशिला यहाँ पे उनका बर्थ प्लेस माना जाता है। एंड कौटिल्य, इनका नाम जो गोत्र से डिराइव किया हुआ था। सो इनका फादर का नाम चनक था। अलग अलग पता नहीं कौन सा एग्जाम में क्या पूछे आजकल। ठीक है, तो विष्णुगुप्ता उनका पर्सनल नेम है, ऐसे बिलीव किया जाता है। और इनको इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता है। ठीक है, सो एक एज ए टीचर, एज आचार्य इन्होंने काम किया है। एज ए किंग मेकर, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को किंग बनाने में बहुत बड़ा रोल रहा है।
उन्होंने एक शपथ ली थी कि नंदा डायनेस्टी जो थी उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि उनका इंसल्ट वगैरह हुआ था वहाँ पे। और इनके बारे में अलग अलग बुक्स में हमें मेंशन मिलता है, जैसे कि मुद्रा राक्षसा जो है विशाखा दत्त का, या दंदीन का ये जो बुक है कि दशकुमार चरिता, या सोमदेवा का ये जो बुक है कथासारथी सागरा। तो ऐसे अलग अलग या बुद्धिस्ट जैनिस्ट लिटरेचर में भी इनका हमें मेंशन मिलता है। तो अर्थशास्त्र एक इनका सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है। तो अर्थ यानी वेल्थ, अर्थ, टेरिटरी, इस तरीके से देखा जाता है। और शास्त्र मतलब साइंस, ट्रिटी, तो इसका ये पूरा शास्त्र है। तो कोर थीम क्या है कि अटेनमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ, या मतलब जो टेरिटरी है उसका प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे मैकियावेली भी बोलता है। तो तो इसको स्टेट को गवर्न करने का एक शास्त्र वो लेके आ रही है, स्टेट क्राफ्ट, ठीक है। तो उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, जो भी स्पियोनोज है या वॉरफेयर है, इन सब की वो बात करते हैं। तो अलग अलग 15 बुक्स, 150 चैप्टर्स, 180 टॉपिक्स, लगभग 6000 वर्सेस, इन सब का इसमें मिलते हैं। और इनको जो मैन्युस्क्रिप्ट तो था वो लॉस्ट हो गया था, इसको रीडिस्कवर्ड किया है आर श्यामा शास्त्री ने, जो कि मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन थे। उसके बाद इसको 1909 में फिर से रिपब्लिश किया गया, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन 1915 में किया गया है, ठीक है। अलग अलग एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रही है, इसलिए मैं यहाँ सब इंक्लूड कर। सो व्हाट इज सप्तांगा थ्योरी, ठीक है। सप्त अंग मतलब 7 ऑर्गन्स, ठीक है। तो स्टेट को एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा गया है। तो अलग अलग अंग अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं स्टेट के। तो स्वामी जो होता है वो हेड, सॉवरिन, ठीक है। एक मतलब उसको उसका काम है कि स्टेट को अलग अलग एक्सपांड करना, टेरिटरी को, उसको लीडरशिप प्रोवाइड करना। अमात्य होता है मिनिस्टर, जो उसका आइज की तरह होता है स्टेट के, ठीक है। उसका पूरा ब्यूरोक्रेसी के तो ऊपर ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिव, जो भी किंग्स के ऑर्डर्स है। जनपद मतलब पीपल, टेरिटरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक फाउंडेशन है, मतलब एक फर्टाइल लैंड, एक लॉयल पॉपुलेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक मतलब जनपद है ना, लेग्स या थाइज जो होते हैं जैसे, उस तरीके से। दुर्गा यानी जो आर्म्स, डिफेंसिव, ऑफेंसिव, फोर्टिफिकेशन, वाटर, हिल, डेजर्ट, फॉरेस्ट, एक्सेट्रा। देन कोशा यानी ट्रेजरी, जो माउथ है, मतलब फाइनेंशियल बैकबोन, कलेक्टेड थ्रू जस्ट टैक्सेशन होना चाहिए टू मेंटेन आर्मी, ये सब रेवेन्यू वगैरह जरूरी है। देन दंडा भेद आर्मी मतलब ब्रेन माइंड जो है, मतलब सिंबल ऑफ डिसिप्लिन, फोर्स मस्ट बी हेरिडेटरी एंड लॉयल, मतलब जो भी आर्मी है ये मतलब लॉयल होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है वो लॉयल होना, ठीक है। और मित्रा अलाय जो मतलब ईयर्स है, इस तरीके से कि फ्रेंड इसेंशियल टू हेल्प अप, मतलब जो भी डिस्ट्रेस का टाइम होगा तब वो हमारे काम में आने चाहिए। तो इस तरीके से ये अलग अलग अंग होते हैं। सो मंडल थ्योरी, व्हाट इज मंडला थ्योरी ऑफ द कौटिल्य। तो राजमंडला या मंडला थ्योरी इसको बोला जाता है। तो एक आज के ज़माने में अगर हम देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस, यही मतलब मंडल थ्योरी है। मतलब अलग अलग स्टेट के बीच में मतलब स्टेट इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट नेशन स्टेट्स। तो क्या रिलेशंस कैसे होने चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। इंटरस्टेट रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी या पॉलिटिकल जो जो पॉलिटिक्स है वो कैसे कैसा है, उसको कैसे देखते हो। तो कोर प्रिंसिपल्स क्या है कि एक है विजिगिशु, मतलब सेंट्रल किंग हु एस्पायर्स टू कॉन्क्योर, मतलब किंग को कॉन्क्योर करना है, एक्सपांड करनी है अपनी टेरिटरी, ठीक है। तो जब उसको टेरिटरी एक्सपांड करनी होगी तो जो उसके नेबरिंग कंट्रीज है वो थोड़ी ना उसको वेलकम करेंगे, हाँ भाई आ जाओ हमारे कंट्री में घुस जाओ, हमारे टेरिटरी ले लो, नहीं होगा। तो जो भी नेबरिंग कंट्रीज होंगे वो तो अपोज करेंगे उस एक्सपांशन को, तो वो सारे शत्रु हो जाएंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो योर नेबर इज योर नेचुरल एनिमी, द नेबर्स नेबर इज योर फ्रेंड। तो इस तरीके से, क्योंकि उसका जो नेबर होगा वो उन दोनों में शत्रु होगा, तो वो उसका शत्रु है तो आपका वो दोस्त हुआ। तो इस तरीके से ये उसका बेसिक रूल है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है कि एक सर्कल ऑफ स्टेट्स ऐसे देखा गया है, मंडला, ठीक है। तो 12 टाइप्स ऑफ किंग्स की बात यहाँ पे की हुई है। तो इन फ्रंट मतलब एक्सपांशन जब हम कर रहे हैं तो एक विजिक्सु होता है जो मतलब कॉन्क्यूरर, जो मेन किंग है। अरी मतलब जो एनिमी है, मतलब इमीडिएट नेबर्स जो है। मित्रा मतलब जो अरी का नेबर है, ठीक है। तो ये सारे हुए मित्र। देन अरी मित्र मतलब फ्रेंड्स ऑफ एनिमी, एंड मित्र मित्र मतलब फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। तो उस तरीके से वो पूरा सर्कल होता जाता है। और जो इन रियर मतलब एक्सिस ऑफ सिक्योरिटी के टाइम, मतलब वहाँ पे पर्शनी ग्रहा, एनिमीज द रियर, बैक स्टैबर जो भी है, या आक्रांदा, फ्रेंड इन द रियर, मतलब चेक इन द पर्शनी ग्रहा वगैरह वगैरह। इतना मुझे लगता नहीं है कि अभी आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत है यहाँ पे। फ्रेंड ऑफ द रियर फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ द रियर एनिमी वगैरह वगैरह, बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके से ये पूरा सर्कल्स मैप किए हुए हैं, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स ऑफ सॉवरेनिटी कितने हैं, 72, ठीक है। ये फिगर याद रखो, ये अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है।
बाकी यहाँ पे इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसको अगर हम क्रिटिकली देखें तो बिल्कुल, जब हम इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस देखते हैं, इंडिया चाइना के रिलेशंस देखते हैं, तो ये अप्लाई हो जाता है मंडला थ्योरी। ठीक है, क्योंकि नेबर्स जो भी है हमारे रिलेशंस तो अच्छे हैं नहीं। लेकिन कभी कभी अपोजिट भी उसको हम काउंटर कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया और भूटान के जो रिलेशंस है वो तो अच्छे हैं। तो उस तरीके से देखें तो काउंटर व्यू भी दिया जा सकता है। देन एक सद्गुण नीति या सिक्स फोल्ड फॉरेन पॉलिसी की कौटिल्य बात करते हैं। सो सिक्स मेथड्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या क्या है? एक है संधि, मतलब एक पीस ट्रीटी, अकोमोडेशन होना चाहिए। एक होता है, मतलब अलग अलग टाइम्स की बात कर रहे हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट में क्या होना चाहिए। ठीक है, एक होता है विग्रह वार हॉस्टिलिटी, मतलब जब आप स्ट्रांग हो तो मतलब आपको बिल्कुल हॉस्टाइल होना है, वॉर पे चले जाना है, एक्सपांड करना है। एक होता है न्यूट्रलिटी, मतलब जब इक्वल आपकी पावर हो तो थोड़ा वेट करो, मतलब खुद को और स्ट्रांग कराओ। तो असना इसको बोला गया है, न्यूट्रलिटी, वेटिंग में रहना है। एक होता है याना, मतलब मार्चिंग एक्सपीडिशन, मतलब प्रिपरेशन ऑफ वॉर, जब आप उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, एक होता है समश्रया, मतलब सीकिंग शेल्टर अलायंस, जब आप लगे कि आप जो जिसके साथ आपका वॉर चल रहा है या जो भी आप वीक हो, तो मतलब अलायंस करो आप, या आप किसी के वहां पे जाके शेल्टर ले लो या मतलब सपोर्ट ले लो। और दूसरा होता है द्वैधी भव, मतलब ड्यूअल पॉलिसी, पीस विथ वन एंड वॉर विथ अनदर, मतलब क्योंकि एक ही साथ टू फ्रेंड्स पे वॉर आपको मुश्किल हो जाएगा ना, तो एक एक को तब तब तक दोस्त बना के रख दो, दूसरे के साथ वॉर पे चले जाओ। तो इस तरीके से अलग अलग फॉरेन पॉलिसी में हमें देखने को मिलता है। मतलब यही है ना कि अभी भी अलायंस फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बैलेंस ऑफ पावर की तरह देख सकते हैं। ठीक है, जो कंट्री स्ट्रांग होती है वो वॉर पे चली जाती है। तो ये सब ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म, ये सब यहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी उनका स्पियोनेज जो था, उसकी तरफ देखते हैं कि अ, इसको कैसे वो देखते हैं। एक गोपा विलेज लेवल ऑफिसर होता है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, रिकॉर्ड कीपिंग एक्सेट्रा। ठीक है, उसको 5 to 10 विलेजेस का चार्ज रहेगा। देन हाईली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ स्पाइस, ठीक है, वो सब होगा। तो वो सब मॉनिटर करते रहेंगे, कोई करप्शन तो कहीं नहीं हो रहा, कोई एनिमी को हेल्प तो नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह। जो ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात जो कर रहे हैं, कौटिल्य बिलीव्ड दैट स्टेट ओरिजिनेटेड इन द टू एंड ऑफ मत्स्यना, अ लॉ ऑफ फिश एंड एनार्की वेयर बिग फिश ईट द स्मॉल। तो मतलब यही है ना कि अगर आप रियलिज्म की बात करो तो यही स्ट्रक्चरल रियलिज्म है, न्यू क्लासिकल रियलिज्म, न्यू रियलिज्म जो है वो यही एनार्की की बात करता है, कि स्ट्रक्चर जो है वो एनार्किक है। तो यही पे यही बात हो रही है कि एनार्किक सिस्टम में बिग फिश छोटे फिश को खा जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से तो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वेयर पीपल एग्रीड टू पे टैक्सेस इन रिटर्न ऑफ प्रोटेक्शन। तो यही मतलब जो सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट बाद में आए, हॉब्स, लॉक, रूसो, तो यही तो बात कर रहे हैं मोस्टली, अगर हॉब्स की हम बात करें तो मैकियावेली के साथ भी कंपेयर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बोथ सेपरेटेड एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स, सो पॉलिटिक्स इज अ रियलिस्ट डोमेन। उस तरीके से बोथ फोकस्ड ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, सो हाउएवर कौटिल्या's किंग इज बाउंड बाय धर्मा वेयरएज मैकियावेली's प्रिंस इज अबव कन्वेंशनल मोरालिटी, उस तरीके से देखा जाता है। अलग अलग 4 मेथड्स बताए हैं, उपायास, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। एक साम, कंसिलेशन, दान, गिफ्ट, ब्राइबरी, भेदा, डिसेशन या डिवाइड एंड रूल, एंड दंडा, फोर्स एंड पनिशमेंट। ठीक है, सो अलग अलग पीवाईक्यूज आते हैं, ऑर्थर ऑफ अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य। इसको, इस बुक को किसने डिस्कवर किया था? फिर से आर क्षमा शास्त्री ने। सप्तांगा थ्योरी, 7 लिम्स ऑफ स्टेट, अलग अलग लिम्स भी पूछ सकते हैं, कौन से 7 ऑर्गन्स है, कौन से। मंडला थ्योरी, इंटरस्टेट रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी। विजिक्षु, मतलब जो जो मेन किंग है, जो कॉन्क्यूरर है। गोपा इज रेवेन्यू कलेक्टर है। दंडा मतलब सिंबल ऑफ डिसिप्लिन, आर्मी। सो दिस इज योर एमसीक्यू। हिंदुत्व, हु इज हिंदू, वाज रिटन बाय। तो ये बुक किसने लिखा है? हिंदुत्व, हु इज हिंदू, सावरकर। ठीक है, तो पूरा सावरकर अब देखते हैं। तो so V.D. Savarkar wrote Hindutva, who is Hindu, in 1923 while imprisoned in Ratnagiri. ठीक है, तो इन दिस टेक्स्ट ही फॉर्मुलेटेड द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व, डिफाइनिंग हिंदू एज वन हु कंसिडर्स इंडिया एज बोथ, मतलब देयर फादरलैंड, पितृभूमि, एंड होली लैंड, पुण्यभूमि, मतलब जहाँ पे उनका जन्म भी हुआ है, वहाँ पे वो एंसेस्ट्रल रह रहे हैं, और वहाँ पे उनकी होली भूमि, मतलब जो जिनको गॉड्स वगैरह मानते हैं वो भी यही के हैं, मतलब यही इसी, मतलब पुण्य भूमि या होली लैंड भी यही है। तो होली लैंड वो बोलते हैं कि बुद्धिस्ट, जैन्स एंड हिंदूज, सिख्स, इनकी होली लैंड यही है। ठीक है, तो इस तरीके से तो एम एस गोलवलकर, इनका था बंच ऑफ थॉट्स। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, इनका जो
अनहैप्पी इंडिया, बिपिन चंद्र पाल वॉज ऑल्सो की फिगर इन लाल बाल पाल, जो भी ट्रायो था, एक्सट्रीमिस्ट लीडर जिनको बोला जाता है, ठीक है। सो वी डी सावरकर, द आइडियोलॉग ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। तो आजकल बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें, यूजीसी नेट में हो, सीयूटीपीजी में हो, अलग अलग एग्जाम्स में हो। तो नासिक महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो विनायक दामोदर सावरकर पूरा नाम था। इन्होंने खुद एक बुक लिखा था, उस बुक में मतलब शॉर्ट ऑफ उन्होंने वीर सावरकर इस नाम से ये बुक लिखा था, ठीक है। तो उनका स्टडी फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में हुआ है, बाद में वेंट टू लंदन, ठीक है। और वहाँ पे श्यामजी कृष्ण वर्मा इनका जो इंडिया हाउस था, वहाँ से उन्होंने अपने एक्टिविटीज़ को जारी रखा। सो ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय जोसेफ मैजिनी, इटालियन रिवोल्यूशनरी जो थे। और ही रोट ऑल्सो मैजिनी चरित्र इन मराठी एक्चुअली, ठीक है। एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न एनलाइटनमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। सो कुछ कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं कि उन्होंने कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश किए, उनकी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए बोलते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज कौन सी है। तो मित्र मेला ये सबसे पहले इन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1899 में, अ बैंड ऑफ सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, इनकलकेट रिवोल्यूशनरी नेशनल स्पिरिट एंड कॉन्शियसनेस अमॉन्ग यूथ, व्हाट वाज द पर्पस। Then he renamed that Mitra Mela to Abhinav Bharat Society, a Young India Society, modeled after Mazzini's Young Italy, ठीक है, क्योंकि उनसे वो बहुत इन्फ्लुएंस थे 1904 में। देन इन लंदन फेज, मतलब 1906 से 1910 के बीच में, फ्री इंडिया सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड इन लंदन टू एडवोकेट फॉर इंडियाज लिबरेशन, एसोसिएटेड विद द इंडिया हाउस, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा इनका था। यहाँ पे बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज तैयार हुए हैं, या एक नेटवर्क सॉर्ट ऑफ था यहाँ पे, ठीक है। सो उसके बाद इम्पोर्टेंट है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने लिखा, इसके ऊपर बहुत बार पूछा जा चुका है। मतलब जो पहला जिसको 1857 का जो भी स्वातंत्र्य समर था, या जो कोई उसको म्यूटिनी बोलता है, तो इन्होंने जो उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, ठीक है। ही वाज फर्स्ट टू कॉल द 1857 म्यूटिनी एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इनको बाद में फिर नासिक कॉन्फ्रेंस केस में जो भी वहाँ के डीएम जो जैक्सन थे, इनका जो मतलब उनको जब मारा गया, तो उसमें अनंत लक्ष्मण कानेरे इन्होंने उनको मारा। तो ऐसे बोला गया कि ये इनकी डिसाइपल डिसाइपल थे, या इनके इन्फ्लुएंस में मारा है, तो इनको भी सॉर्ट ऑफ इन्होंने पिस्तौल प्रोवाइड की वगैरह वगैरह। तो नासिक कॉन्फ्रेंस केस में इनको अरेस्ट हुआ, ठीक है। तो फिर इनको इम्प्रिजमेंट भी हुआ अंडमान निकोबार में, जो भी सेलुलर जेल था वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे बाद में फिर उनको छोड़ा गया, और उनको मतलब बोला गया कि आप रत्नागिरी नहीं छोड़ सकते, जो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है कोंकण में, तो यहीं पे आपको रहना पड़ेगा इसी डिस्ट्रिक्ट में। एंड कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट नहीं करते, इस टर्म्स पे इनको छोड़ा गया। तो वहाँ पे इन्होंने रत्नागिरी हिंदू सभा इस्टेब्लिश की, पतित पावन टेम्पल इस्टेब्लिश किया, जो वाज ओपन टू ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग एक्स अनटचेबल्स। एंड ही वाज अ रैशनलिस्ट एथिस्ट, ठीक है। तो खुद को उन्होंने रैशनलिस्ट एथिस्ट कहा है। तो he criticized Hindu rituals and famously said that the cow protection is not a religious duty but an economic one. He called cow as a useful animal, not a mother as such. तो ये इनके राइटिंग्स में हमें दिखता है। सो पॉलिटिकल करियर अगर देखें, तो ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा फॉर 7 consecutive years, 1937 से 1943 के बीच में। ही गेव द टू नेशन थ्योरी, ठीक है। ही डिक्लेयर्ड दैट देयर आर टू एंटोगोनिस्ट नेशंस लिविंग साइड बाय साइड इन इंडिया, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। तो unlike Jinnah, Savarkar wanted a single state where the majority Hindus would hold sway rather than a partition of territory, etc. So एक कोएलिशन गवर्नमेंट भी 1942 में हिंदू सभा और मुस्लिम लीग का सिंध में इस्टेब्लिश हुआ था, बंगाल में भी था। कांग्रेस को अपोज किया है, खिलाफत मूवमेंट को भी अपोज किया है, क्रिटिसाइज गांधी फॉर खिलाफत मूवमेंट, कॉलिंग इट एज अपीजमेंट, अपोज्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। इस तरीके से देखा जाता है। कोर पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, तो एक तो हिंदुत्व, तो इसेंशियल ऑफ हिंदुत्व इनका जो बुक है, इसमें हिंदुत्व एज ए कल्चरल नेशनलिज्म डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म, ठीक है, इस तरीके से। और हिंदू कौन है? पर्सन हु रिगार्ड्स दिस लैंड, मतलब जो भारतवर्ष है या इंडिया है, उसको फ्रॉम इंडस टू दी सीज, फ्रॉम बोथ साइड, एज अ पितृभूमि आल्सो, मतलब फादरलैंड, एंसेस्टर लैंड, एंड पुण्यभूमि आल्सो, मतलब होली लैंड, लैंड ऑफ ओरिजिन ऑफ देयर रिलीजन, इस तरीके से, ठीक है। एंड थ्री इसेंशियलिस्ट, मतलब थ्री इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ हिंदुत्व बोलते हैं कि एक तो है कि टू बी हिंदू नेशनल वन मस्ट शेयर अ राष्ट्र, नेशन, कॉमन टेरिटरी, ज्योग्राफी, जाति, रेस, कॉमन ब्लड डिसेंट एंड संस्कृति, कल्चर, कॉमन कल्चर, सिविलाइजेशन।
सो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म की वो बात करते हैं. बेसिस ऑफ नेशन इज अ कल्चर, नॉट जस्ट अ टेरिटरी और कॉन्ट्रैक्ट. Then Swarajya and Swadharma. Swarajya is a political liberation from colonialism and Swadharma is a protection of religion and culture. ठीक है. सो इस तरीके से वो बोलते हैं. He envisioned a modern casteless industrial India with a strong military and हिंदुत्व आइडेंटिटी. सो इनके कुछ कुछ बुक्स देखते हैं. तो एक होता है मैजनी चरित्र, जो उन्होंने लिखा. मैजनी से बहुत ज़्यादा इटली के वो इन्फ्लुएंस थे. देन द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देन इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, then Hindu Pad Padshahi, where he reviewed the Maratha Empire, then Hindu Rashtra Darshan, a collection of his presidential speeches when he was uh, uh, president of the Hindu Mahasabha and all, then six glorious epochs of Indian history, tracing Hindu जो भी पूरा रेजिस्टेंस हुआ है अलग अलग टाइम्स में. देन मोपला, नॉवेल ऑन मोपला रिबिलियन जो केरला में हुआ था. एंड मेरा आजीवन कारावास, मतलब जो बाद में पब्लिश हुआ, जो उनको सेलुलर जेल में जो भी उन्होंने वहाँ पे उनके साथ हुआ है, जो भी टॉर्चर वगैरह जो भी हुआ है. तो इस तरीके से ये लिखते हैं. सो कभी भी वो आरएसएस के मेंबर्स नहीं थे. आरएसएस उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ था. वो खुद को एक सेल्फ डिक्लेयर्ड एथिस्ट या रैशनलिस्ट थे वो. तो ऑर्थोडॉक्सी या जो भी उस टाइम की जो चीज़ें थी उनको क्रिटिसाइज करते थे. इनके ऊपर एक पोस्टल स्टैम्प भी 1970 में इस्टेब्लिश किया हुआ है. और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स अगर देखें तो हिंदुत्व, कल्चरल नेशनलिज्म, अभिनव भारत, पितृभू पुण्यभू, ये कंसेप्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये अलग अलग क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं.